नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजनीति विज्ञान की क्लासेस में। और आप जानते हैं क्लास हमारी उत्तर प्रदेश टीजीटी और पीजीटी को लेकर कंटिन्यू है और यह क्लास नेट जेआरएफ और ऑप्शनल के पर्पज से भी समान रूप से उपयोगी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने अध्ययन किया था कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि राज्य कैसे बना। आज जो हम राज्य या देश देखते हैं, यह देश अनायास या तुरंत नहीं बन गया। इसके पीछे कई वर्षों तक, कई सदियों तक कार्य हुए। इसकी एक अवस्था थी, उन अवस्थाओं को पार करते हुए, उन अवस्थाओं से गुजरते हुए नेशन का निर्माण हुआ। हमने इससे रिलेटेड सारे मुद्दों को जान लिया था। आज हम जानेंगे अधिकार के बारे में, यानी कि राइट्स क्या है, राइट्स का अर्थ क्या होता है, राइट्स की विशेषता क्या होती है और राइट्स के प्रकार जैसे संवैधानिक अधिकार क्या है, प्राकृतिक अधिकार क्या है, मानवाधिकार क्या है, राज्य का आदर्शवादी स्वरूप क्या है। और इन्हीं में बहुत सी बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो राज्य से रिलेटेड पूछी जाती हैं। इन सब का हम अध्ययन करेंगे। और इसी में किस चीज का अध्ययन करेंगे? कानूनी अधिकार का ऐतिहासिक आधार पर अधिकार क्या है, यानी कि ऐतिहासिक आधार है अधिकार का, मूल अधिकार और मानवाधिकार, कल्याणकारी अधिकार, आदर्श या व्यक्तिपरक या व्यक्तिवादी अधिकार। सबसे पहले हम जानेंगे इसका अर्थ, किसका? अधिकार का, कि अधिकार का अर्थ क्या होता है और अधिकार का विशेषता क्या होता है। तो अधिकार का अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, क्या? सर्वांगीण विकास के लिए अधिकार वे परिस्थितियां होती हैं जिनका प्रयोग करके, यानी कि व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास करने के लिए, क्या? सर्वांगीण विकास करने के लिए उन परिस्थितियों को प्राप्त करता है। किसके माध्यम से? अधिकार के माध्यम से। और उन्हीं परिस्थितियों के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन का विकास करता है। जैसे हमें पढ़ाना है, ऑनलाइन पढ़ाना है, तो और इस ऑनलाइन पढ़ाने के माध्यम से हमें कुछ इससे अर्न करना है। तो हम कैसे अर्न कर पाएंगे? अगर हमारे पास डिजिटल बोर्ड ना हो, यूट्यूब जैसी ऑनलाइन व्यवस्था ना हो, एप्लीकेशन जैसी ऑनलाइन व्यवस्था ना हो, लोगों के पास पैसा ना हो, और या लोगों के पास ऐसा पैसा हो कि वह हमें दे तो हम उसको चला ही ना पाए, वो मार्केट में उनकी कोई वैल्यू ना हो, तो इससे क्या होगा कि हमारा विकास नहीं होगा। हम चाह रहे थे कि हम शिक्षण के माध्यम से पैसा कमाएंगे और पैसे के माध्यम से अपना जीवन का विकास करेंगे या जीवन यापन करेंगे, लेकिन अगर हमें पैसा ही ना मिले या सरकार बोल दे कि आप पढ़ाओगे लेकिन आपको जितना पैसा मिलेगा सरकार रख लेगी, तो क्या हुआ कि हमें वो परिस्थितियां नहीं मिल पाई जिन परिस्थितियों की हमें आवश्यकता थी। तो यही परिस्थितियां हमें अधिकार देती हैं। और आप जानते हैं व्यवसाय करने का अधिकार मूल अधिकार में है, हम अपनी बात को रख सकते हैं, ये भी मूल अधिकार में है, हम कोई भी पेशा अपना सकते हैं, हमारा मूल अधिकार है। तो अधिकार वही है कि व्यक्ति जो भी चाहता है वह कर सके। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ये असीमित नहीं है, अब्सोल्यूट नहीं है कि हमारा मन करे कि हम किसी के घर बम रख कर उड़ा दें। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हम सकारात्मक रूप में रहकर अपना विकास कर सकते हैं। तो ये अधिकार का अर्थ हो गया। अब हम जानते हैं अधिकार की विशेषता क्या होती है। तो इसका जो स्वरूप होता है सामाजिक होता है, यानी कि हम अधिकार समाज में ही रह के प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ? समाज में ही रहकर प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं कि हम मंगल ग्रह पर क्या अधिकार लेंगे, हम समाज में रहेंगे तभी हमें अधिकार मिलेगा। तो अधिकार का पहला स्वरूप यह आया, पहली विशेषता आया कि इसका स्वरूप जो होता है सामाजिक होता है। फिर इसकी दूसरी जो व्यवस्था होती है या विशेषता होती है कि यह कल्याणकारी होता है। जो अधिकार होता है कल्याणकारी होता है। कल्याणकारी कैसे होता है कि भाई कोई चाहता है कि वह आईएएस बन सके, या कोई चाहता है कि वह टीचर बन सके, और वह आईएएस या टीचर बन के वह अपने जीवन यापन करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, समाज की सेवा करना चाहता है। तो उसका कल्याण किसमें है कि वह आईएएस बने, और आईएएस बनने के लिए उसके प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि समय समय पर वैकेंसी निकलनी चाहिए। वैकेंसी निकले तो उसका पेपर होना चाहिए, पेपर होने के बाद अगर वो पास होता है उसको ज्वाइनिंग दी जाए। तो ये सब कहाँ मिल रहा है? उसका अधिकार है कि हाँ वो कोई पेशा अपना रहा है। तो अधिकार हमेशा कल्याणकारी होता है। और इसका अगली विशेषता यह है कि यह सर्वव्यापक होता है, यानी कि जो अधिकार है यह सभी को मिला होता है।
यानी कि उस समाज में या उस देश में जो भी निवासी रह रहे हैं उन सभी को अधिकार प्राप्त होता है। और अब तो जीवों के भी अधिकारों की बात हो रही है। विभिन्न प्रकार की नदियों को भी अधिकार दे दिया गया है, लाइफ एंटिटी का दर्जा दे दिया गया है, वन्य जीवों के संरक्षण की बात की गई है, पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। तो जब पेड़ों को, जानवरों को अधिकार मिल रहा है तो ये जो अधिकार होते हैं ये सर्वव्यापक होते हैं, यानी कि सभी को प्राप्त होते हैं। ये नहीं कि समाज का कोई अमीर व्यक्ति है तो केवल उसी को अधिकार मिला है कि वह केवल चुनाव लड़ेगा, वही अच्छा भोजन करेगा, अच्छा कपड़ा पहनेगा। नहीं, सबको अधिकार है कि वह अच्छा कपड़ा पहन सकता है, अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है, कोई भी फॉर्म भर सकता है। तो ये जो है सर्वव्यापक है, यानी कि सभी तक व्याप्त है, सार्वभौमिक है। फिर ये व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करते हैं। सर्वांगीण विकास में चाहे वो अपना राजनीतिक विकास करना चाहे, राजनीति में जाना चाहे, वह राजनीति में जा सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, आप राष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग लीजिए या निर्वाचित हो जाइए। फिर इस तरीके से आप अपना सामाजिक विकास भी कर सकते हैं। आपको समाज में इक्वल स्टेटस दिया जाएगा, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से आप चाहते हैं आप अपना आर्थिक विकास या व्यवसायिक विकास करना चाहते हैं, आप अंबानी बन जाइए, अंबानी से ज्यादा पैसे वाले बन जाइए, कोई बड़ा उद्योग लगाइए, कोई बड़ा स्टार्टअप लगाइए। आप चाहते हैं कि आप भजन भगवान की साधना करना चाहते हैं, आपका स्वागत है, आप भजन करिए। तो आपको जिस प्रकार से लगता है कि हम इस जीवन पद्धति के माध्यम से अपना विकास कर सकते हैं, आप अपना विकास कर सकते हैं। और यह अथॉरिटी कहाँ है? या अथॉरिटी ये कि आपके पास अधिकार है, आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। तो ये अधिकार की विशेषता है। और अगली इसकी विशेषता यह है कि यह विकासशील होता है। कैसे? कि जो अधिकार होता है वह दिन प्रतिदिन या साल दर साल, दशक बाद दशक आगे बढ़ता रहता है, प्रगतिशील अवधारणा को रखता है। जैसे अब भारतीय संविधान का डीपीएसपी देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो वह एक तरीके से मूल अधिकार ही है, लेकिन वह अब मूल अधिकार की श्रेणी में इसलिए इसको नहीं कैटेगराइज किया गया है कि समय और आवश्यकता के अनुसार जब सरकार के पास रिसोर्स होगा तो वह उसको लागू करेगा। तो अगर मूल अधिकार की श्रेणी में कोई नया अधिकार आ रहा है, जोड़ा जा रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि मूल अधिकार का जो प्रकृति है, नेचर है, वह प्रगतिशील है, उसमें कुछ एड ऑन किया जा रहा है। जैसे अब आजकल पर्यावरण की बात हो रही है, पर्यावरण अधिकार की। तो पर्यावरण अधिकार क्या है? पहले तो पर्यावरण का अधिकार नहीं था, आज पर्यावरण अधिकार की बात हो रही, सतत विकास की बात हो रही। तो क्या दर्शा रहा है? यही दर्शा रहा है कि जो अधिकार होता है वह प्रगतिशील होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी विशेषता यह है कि इसे युक्ति माध्यम से प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। यानी कि अभी तक तो आपने सब अच्छी बातें जानी, और इसकी एक नकारात्मक बात यह भी है जो कि सकारात्मक है, कि आपको अधिकार मिला है पेशा करने का, वाणिज्य करने का, व्यापार करने का, लेकिन आप पेशा में अफीम, गांजा, चरस का व्यापार कर रहे हैं, लोगों के ऑर्गन को निकाल कर बेच रहे हैं, लोगों को की तस्करी कर रहे हैं। तो ऐसा काम करते हैं तो आपके अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये सिंपल सी बात थी अधिकार के अर्थ की और इसकी विशेषता की। अब हम सबसे पहले जानते हैं अधिकारों की श्रेणी में पहला अधिकार, और वह अधिकार है नेचुरल राइट्स या प्राकृतिक अधिकार। और हमारे एग्जाम में प्रश्न कैसे बनता है? प्रश्न दो तरीके से बनता है। पहला तरीका तो ये होता है कि प्राकृतिक अधिकार क्या है। फिर दूसरा जब प्रश्न बनता है, जब प्रश्न को कठिन बनाया जाता है, तो उसमें पूछा जाता है कि प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किन किन विचारकों ने या किन किन दार्शनिकों ने या राजनीति शास्त्र के ज्ञाताओं ने किया है। तो जो प्राकृतिक अधिकार है, सबसे पहले जान लीजिए कि इसका समर्थन लॉक ने किया है, थॉमस पेन ने किया है, वाल्टेयर और स्पेंसर, यानी कि स्पेंसर, वाल्टेयर, थॉमस पेन और लॉक जैसे विद्वानों ने कहा कि अधिकार हमें प्रकृति ने दिया है। अब हम इसको जान लेते हैं कि प्राकृतिक अधिकार क्या है। तो प्राकृतिक अधिकार वह अधिकार है जिस अधिकार को स्वयं नेचर ने दिया है, यानी कि ईश्वरीय देन है, या ईश्वर ने इस अधिकार की रचना की है। अगर कोई रचना ईश्वर कर रहा है या प्रकृति कर रही है, तो सीधी सी बात यह हो गई, सिंपल सी बात यह हुई कि उसमें मानव का कोई रोल नहीं है, यानी कि मानव ने उस अधिकार की रचना नहीं की है।
तो प्राकृतिक अधिकार वह अधिकार है जो प्रकृति प्रदत्त है। व्यक्ति ने जन्म लिया, व्यक्ति को जन्म लेने के समय ही प्रकृति ने उसे अधिकार दे दिया कि आप जाइए, जीवन यापन करिए, व्यापार करिए, वाणिज्य करिए, घर बनाइए। तो ये सब अधिकार जो जन्म लेने के समय ही मिल जाते हैं, ऐसे अधिकार प्राकृतिक अधिकार कहलाते हैं। इसकी कुछ विशेषताओं को जान लेते हैं। इसकी पहली विशेषता है कि यह सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत है अधिकार के मामले में, कि इससे पहले कोई अधिकार की बात नहीं की गई थी। जब बात की गई अधिकार की तो सबसे पहले प्राचीन अधिकार में प्राकृतिक अधिकारों की बात की गई, यानी कि नेचुरल राइट्स की बात की गई। दूसरी इसकी विशेषता है कि यह अधिकार कहता है कि ये अधिकार हैं जो मनुष्य से पृथक नहीं किए जा सकते, यानी कि इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। यह व्यक्ति के साथ जैसे चमड़ा जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार से अधिकार भी व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि अपृथककरणीय है, इसका सेपरेशन नहीं किया जा सकता है। फिर अगली विशेषता है कि इसे प्रकृति ने दिया है, और जिस चीज को प्रकृति ने दिया है उसमें मानव का रोल नहीं है। अगर मानव का रोल नहीं है तो मानव उसे हटा नहीं सकता, जब मानव दे नहीं सकता तो मानव हटा कैसे सकता है। फिर इस अधिकारों के समर्थकों ने बात किया कि अगर राज्य या व्यक्ति के माध्यम से इन अधिकारों को छीने जाने की कोशिश की जाती है तो व्यक्तियों को विद्रोह कर देना चाहिए, क्रांति कर देना चाहिए। और जो व्यक्ति उन अधिकारों को छीन रहा है, अगर राज्य छीन रहा है तो राज्य के विरुद्ध, और व्यक्ति छीन रहा है तो व्यक्ति के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करनी चाहिए, और क्रांति के माध्यम से उस आतताई का समापन कर देना चाहिए। तो ये हमारा क्या था, प्राकृतिक अधिकार। अब हम अगले अधिकार को देखते हैं। अगला अधिकार है कानूनी अधिकार, यानी कि लीगल राइट्स। ये क्या कहता है, इसमें भी सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर जो लीगल राइट्स है इनका समर्थन कौन करता है। तो इनका समर्थन करता है बेंथम, फिर ऑस्टिन भी करता है, हॉब्स भी करता है, डायसी भी करता है जो विधि के शासन वाला है, और बोद्धा एक विचारक हुआ, इसने भी किया। और इन लोगों ने कहा कि अधिकार केवल और केवल कानून का प्रतिफल है। अगर कानून नहीं होगा तो अधिकार सर्वाइवल ही नहीं कर सकता, अधिकार किसी को मिल ही नहीं सकता। इन लोगों ने तर्क दिया कि भाई अगर कानून नहीं होगा तो जो अमीर व्यक्ति होगा वह सारे अधिकार को ले लेगा। आप याद करिए कि जो शक्ति के माध्यम से राज्य की स्थापना के विचारक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यही कहा कि व्यक्तियों में कोई एक ऐसा व्यक्ति हुआ होगा जो सर्वाधिक शक्तिशाली होगा, और उसी सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति के द्वारा राज्य का निर्माण किया गया, क्योंकि उसने अन्य लोगों को अपने अधीन कर लिया। इसी तरीके से कानूनी अधिकार के विचारक इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर कानून नहीं होगा तो मत्स्य न्याय हो जाएगा, यानी कि जो मजबूत व्यक्ति होगा, स्ट्रांग व्यक्ति होगा, शक्तिशाली व्यक्ति होगा, वह दूसरे व्यक्तियों पर शासन करने लगेगा, तो क्या होगा, शोषण होगा। लेकिन यदि कानून होगा तो कानून क्या आता है, कानून की आंखों पर पट्टी होती है, यानी कि विधि के समक्ष सभी समान होते हैं, और विधि के समक्ष सभी समान हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अधिकार भी सबको समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो यही बात यहाँ की जाती है कि कानून के माध्यम से ये अधिकारों का निर्माण हुआ है। और ये लोग इसकी विशेषता बताते हैं कि जो अधिकार है यह कृत्रिम है, यानी कि अगर अधिकार कृत्रिम है, यानी कि कृत्रिम का मतलब मानव निर्मित, यानी कि अधिकार को मानव ने रचा है, अधिकार की रचना मानव ने की है, नेचर ने नहीं की। तो एक विशेषता ये भी बन सकती है कि कानूनी अधिकार विरोध करता है किसका, प्राकृतिक अधिकार का। फिर दूसरा इसकी विशेषता है कि कानून का फल है अधिकार, यानी कि अगर कानून नहीं होगा, रूल नहीं होगा तो अधिकार नहीं होगा, और अगर कानून है तो उसका रिजल्ट यह है कि वहां पर अधिकार होगा, और अगर कोई किसी के अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है तो उसके प्रति कार्यवाही होगी। ठीक है। फिर अगली बात यह है कि ये जो कानून है इसका निर्माता कौन है, इसका निर्माता राज्य है, यानी कि आप देखते हैं मूल अधिकार का प्रावधान दिया गया है, कहां पर है, चंद्रमा पर तो मूल अधिकार का प्रावधान नहीं है, स्टेट में ही प्रावधान है। तो आप देखते हैं भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों से रिलेटेड प्रावधान किया गया है। तो कहाँ है, राज्य में है, और राज्य में है
और तो फिर राज्य ही इसका रक्षक होगा, क्योंकि जो मूल अधिकार का प्रावधान संविधान में दिया गया है उसका रक्षक कौन है? राज्य के तहत ही तो सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट को ही तो आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा की बात की गई है। कानूनी अधिकार वाले सही तो बात कर रहे हैं कि अधिकार का निर्माण कहां से हुआ? कानून के माध्यम से हुआ। और अगर राज्य नहीं होगा, अगर राज्य नहीं होगा तो अधिकार नहीं मिल सकते हैं, तो अधिकार का होना संभव नहीं। जैसे ब्रिटिश इरा में देखिए, हमारी सरकार नहीं थी, हमारा राज्य व्यवस्था नहीं संचालित होती थी, हमें क्या अधिकार होते थे? वो जलियांवाला बाग हत्याकांड करते थे, नरसंहार कराते थे, तो कहां संभव था? तो ये जो अधिकार है, कानूनी अधिकार, काफी हद तक सही कहता है कि भाई कानून के माध्यम से ही अधिकार है। अब अगला अधिकार देखते हैं। अगला अधिकार है समाज कल्याण का सिद्धांत। ये सिद्धांत भी अधिकारों से जुड़ा हुआ है। इसलिए सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि जो समाज कल्याण का सिद्धांत है इसका समर्थन किसने किसने किया है? तो इसका समर्थन लास्की ने किया है, जेएस मिल ने किया है और बेंथम ने किया है। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी ध्यान रखें। अब हम जानते हैं कि समाज कल्याण सिद्धांत क्या होता है। समाज कल्याण सिद्धांत जो होता है अधिकारों का, यह कहता है कि जो अधिकार के स्रोत हैं वह क्या है? समाज है। यानी कि समाज ही अधिकारों का निर्माण करता है। जैसे समाज में स्त्री भी रहती है, पुरुष भी रहते हैं, अमीर भी रहते हैं, गरीब भी रहते हैं, ठीक है। तो कोई रोगी भी है, कोई स्वस्थ भी है। अब मान लीजिए कोई रोगी व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति के पास दवा कराने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, तो इसकी दवा कौन करेगा? समाज में रहने वाला डॉक्टर करेगा। इसको भोजन कौन देगा? समाज में रहने वाले लोग देंगे। तो जब इस व्यक्ति को भोजन मिल गया, इस व्यक्ति को दवा मिल गई और यह स्वस्थ हो गया, तो ये जो स्वस्थ होने की प्रक्रिया थी, खाना मिलने की प्रक्रिया थी, ये कहाँ संपन्न हुई? समाज में संपन्न हुई। तो ये इतना अधिकार उसको कहां से मिला? समाज से मिला, पहली विशेषता है। फिर इसकी दूसरी विशेषता है, यह कहता है समाज ही मापदंड है किसका? अधिकारों का। यानी कि समाज ही डिसाइड करता है किसी को अधिकार मिलेंगे कि किसी को अधिकार नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, समाज में कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हुआ है और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो समाज के लोग ही डिसाइड करेंगे कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इसको जो पढ़ने लिखने से रिलेटेड या फिर शासन प्रशासन से रिलेटेड बातें हैं या फिर नीतियां बनाने का कार्य है, इस पढ़े लिखे हुए व्यक्ति को दिया जाए। और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं, इसको नरेगा जैसे कामों में लगाया जाए, मनरेगा में लगाया जाए, यानी कि जहाँ स्किल की आवश्यकता नहीं, जहाँ ज्यादा पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है। तो पढ़े लिखे व्यक्ति को नीति बनाने में, शासन प्रशासन में अध्यापक का कार्य देने का कार्य कौन कर रहा है? समाज कर रहा है। तो यही कहता है समाज कल्याण सिद्धांत की जो अधिकार है वह समाज उसका निर्माता है। फिर इसी में कहता है कि ये जो अधिकार है, इसकी एक विशेषता और है, समाज कल्याण अधिकार मूल अधिकारों का जो है, यह कहता है समाज हित में जो मूल अधिकार है इन्हें सीमित किया जा सकता है। कैसे? मान लीजिए आपको अधिकार मिल गया है और आप इतने मजबूत हो गए अधिकारों के माध्यम से, समाज के कुछ लोगों को आप जीने नहीं दे रहे हैं, उनका घर गिरा दे रहे हैं, आप उनको रोड पर चलने नहीं दे रहे हैं, तो समाज आपको बोलेगा ऐसा है कि आप हमेशा रोड पर मत चले, कभी ऐसा समय भी छोड़े कि हम लोग भी चल सके। तो समाज कल्याण सिद्धांत की विशेषता यह है कि यह कहता है कि समाज हित में लोगों के अधिकारों को सीमित भी किया जा सकता है। अब हम अगला अधिकार देखते हैं, संवैधानिक अधिकार और मानवाधिकार। संवैधानिक अधिकार क्या है? संवैधानिक अधिकार का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि ऐसे अधिकार जिनका वर्णन संविधान में किया गया है। कहां पर? संविधान में, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वे राइट्स हैं जिनके प्रोविजंस स्पष्ट रूप से हमारे संविधान में लिखे गए हैं। ऐसे जो अधिकार होते हैं, ऐसे अधिकारों को संवैधानिक अधिकार कहते हैं। जैसे मूल अधिकार क्या है?
मूल अधिकार भी है और संवैधानिक अधिकार भी है। क्योंकि संवैधानिक अधिकार इसलिए है क्योंकि मूल अधिकार संविधान में ही लिखे गए हैं। अब हम आगे मूल अधिकार को भी पढ़ेंगे। और मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार का मतलब ऐसे अधिकार से है जिनका घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से यानी संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 10 दिसंबर 1948 को की गई। इसकी घोषणा 10 दिसंबर 1948 में किसके द्वारा की गई? यह की गई यूएन के माध्यम से। और यह अधिकार कहता है कि इस धरती पर जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि जिस व्यक्ति ने भी इस धरती पर जन्म लिया है उस व्यक्ति को अधिकार होंगे। यानी कि अगर ये कंडीशन इसमें ये अप्लाई होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भारत का है या कोई अमेरिका का है, कोई अमेरिका का है, कोई कनाडा का है या कोई आइसलैंड का है या कोई ग्रीनलैंड का है। ये नहीं देखा जाएगा कि ये व्यक्ति किस राज्य का या किस देश का है, बल्कि उसके साथ यही व्यवहार किया जाएगा, समान रूप से व्यवहार किया जाएगा, क्योंकि वो धरती ग्रह पर जन्म लिया है। तो इस आइडेंटिटी या के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि यह व्यक्ति अमेरिका का है भारत का है। उसको सभी प्रकार के सारे प्रोटेक्शन, सारे राइट्स प्राप्त होंगे क्योंकि वह धरती पर जन्म लिया है। तो ऐसा अधिकार क्या है? मानवाधिकार है। और ये कहता है कि विश्व स्तर पर जो भी मानव रह रहे हैं उनकी जो भी समस्याएं हैं इनके निराकरण के लिए एक साझी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब हम आगे देखते हैं मूल अधिकार। क्या मूल अधिकार? यानी कि फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल इसलिए हैं क्योंकि अगर इनको हटा दिया जाएगा तो व्यक्ति सरवाइव ही नहीं कर सकता है, और ये नेसेसरी है, अनिवार्य है, और यह गारंटी युक्त है। क्या? गारंटी युक्त है, क्योंकि इनकी रक्षा की जाती है। और किसके माध्यम से की जाती है? जुडिशरी के माध्यम से, यानी कि न्यायालय के माध्यम से। और भारत में इनकी रक्षा कौन कौन करता है? इनकी रक्षा सुप्रीम कोर्ट भी करता है। और सुप्रीम कोर्ट को यह कार्य करने के लिए शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिलती है? तो अनुच्छेद 32 के तहत यह शक्ति मिलती है। और रक्षक का काम कौन करता है भारत की न्यायपालिका? हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय। और इन उच्च न्यायालयों को शक्ति कहां से मिलती है? तो अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 यानी कि अनुच्छेद 226 के तहत। तो मूल अधिकार मूल इसलिए हैं क्योंकि ये गारंटी युक्त हैं, और इनका यदि वायलेशन होता है, इनका उल्लंघन कोई करता है, तो इनकी रक्षा करने के लिए प्रॉपर व्यवस्था की गई है। और इसकी व्यवस्था क्या है? यह भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए है। जैसे आप देखते हैं कि इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है कि आप बोल सकते हैं। आगे हम इन सब चीजों का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। यहाँ एक नॉर्मल फॉर्म में या समरी फॉर्म में ही अध्ययन कर रहे हैं। अभी जब हम भारतीय संविधान का अध्ययन करेंगे तो उसमें पूरे आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। यहाँ हम केवल अधिकारों की कैटेगरी का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम केवल समरी फॉर्मेट में ही आपको बता रहे हैं। जैसे आपको वाक और अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। आपको लगता है कि हम अपनी बातों को लिख कर या प्रिंट करके, यानी कि रिटन माध्यम में या प्रिंट माध्यम से रखना चाहते हैं, आप प्रिंट करके अपनी बात को रख सकते हैं। आप किसी का कार्टून बनाकर कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। आप चाहें तो मौन रखकर, यानी कि साइलेंस होकर भी अपनी बात को रख सकते हैं। आप चाहें तो टीवी पर अपना प्रचार दे सकते हैं, टेलीविजन पर अपना
प्रचार दे सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब आपके एक्सप्रेशन का माध्यम है, आपके अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसी तरीके से मूल अधिकार में आपको व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता दी गई है। किसकी? वाणिज्य और व्यापार की स्वतंत्रता दी गई है। आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी वाणिज्य कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा, आप अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है, क्योंकि क्या दी गई? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि आपके लाइफ को कोई छीन नहीं सकता है। हाँ, कुछ परिस्थितियों में आपके लाइफ को छीना जा सकता है, लेकिन आप जब कोई बड़ा क्राइम करेंगे, नॉर्मल स्थिति में आपके लाइफ को छीना नहीं जा सकता है। इसी तरीके से आपको अधिकार दिया गया है अन्य अधिकारों में, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी भगवान की, किसी भी ईश्वर की उपासना कर सकते हैं, आप धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, आप रामायण का आयोजन कर सकते हैं। क्या? रामायण का आयोजन कर सकते हैं, महाभारत का आयोजन कर सकते हैं, जलसा निकाल सकते हैं, आप मंदिर बनवा सकते हैं, मस्जिद बनवा सकते हैं, गुरुद्वारा बना सकते हैं। तो ये सब है मूल अधिकार। और मूल अधिकार में ये भी कहा गया है, जैसे आर्टिकल 13 में, कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का हनन करती है। अगर राज्य फिर भी ऐसी कोई विधि बनाता है तो यह माना जाएगा कि राज्य गलत नीतियां बना रहा है, और ऐसी गलत नीतियों को हमारा सुप्रीम कोर्ट नल एंड अवॉइड कर देगा, यानी कि असंवैधानिक घोषित कर देगा। तो ये सब बातें थी किसकी? अधिकार की। अधिकार का अर्थ हमने जाना, अधिकार का विशेषता मैंने जाना, आपने भी जाना, और हमने अधिकारों के विशिष्ट प्रकारों को भी जान लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो कुछ इसमें से कुछ अधिकार छूटे हुए, जैसे ऐतिहासिक अधिकार, इन सबको कवर अप करते हुए फिर हम जानेंगे स्वतंत्रता क्या है। आप जानते हैं स्वतंत्रता दो प्रकार से होती है, यानी कि जो फ्रीडम है वह दो प्रकार से होती है। एक सकारात्मक स्वतंत्रता होती है। क्या? एक सकारात्मक स्वतंत्रता होती है, एक नकारात्मक स्वतंत्रता होती है। इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में, यानी अगले लेक्चर में शामिल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और अंत में वही, अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।